वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। हम आपके लिए दुनिया भर की लैंग्वेजेस में रिलीज हुई बेहतरीन मूवीज लेकर आते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं अरबिक लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी जिसका नाम है कैपरनॉम। इस मूवी को देखने के बाद सच में मुझे लगा कि इतने दिन मैंने अरबिक लैंग्वेज की मूवीज की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। मुझे इतनी अच्छी लगी और उम्मीद है आप सबको बहुत ही पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे। बस दोस्तों, आप इस पूरी वीडियो को देखने के लिए थोड़ा वक्त निकालिए और इस सुपर मूवी को किसी भी हाल में मिस मत कीजिए। और एंड में आप बताना कि इस मूवी में क्या सोशल मैसेज दिया गया है। कहानी लेबानन के ब्रियोट शहर में होती है, जहां एक 12 साल के लड़के को हथकड़ी पहनाकर कोर्ट में ले जाया जाता है। ऐसा क्या हुआ इस बच्चे की लाइफ में और इसने ऐसा क्या किया जो इतने छोटे बच्चे के हाथों में हथकड़ी है, और ये कोर्ट क्यों जा रहा है, ये सब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी की शुरुआत लेबानन के ब्रियोट शहर में होती है, जहां एक 12 साल के लड़के को हथकड़ी पहनाकर ले जाया जा रहा होता है। बड़ी तादाद में मीडिया के लोग वहां खड़े होकर फोटोज खींच रहे होते हैं। पुलिस लड़के को ले जाकर कोर्ट में बिठा देती है। लड़के के पेरेंट्स रोते हुए कोर्ट रूम के अंदर आते हैं। जज बच्चे की हथकड़ी खोलने को कहता है और उसके पेरेंट्स से पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि आपका बेटा जेल में क्यों है। माँ कहती है कि हाँ, उसने गलती की है इसलिए उसे अरेस्ट किया गया है, लेकिन उसकी गलती के लिए अब हमें क्रिमिनल्स की तरह यहाँ पर घसीट कर क्यों लाया गया है, हमारे इससे कोई नाता नहीं है। अब जज पिता से पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे ने कत्ल करने की कोशिश की थी और उसी केस में उसे 15 साल जेल की सजा हुई और तुमने अपने बेटे के खिलाफ गवाही दी, क्या ये सच है। पिता भी हाँ में जवाब देता है। खैर, वो केस खत्म तो हो चुका है, लेकिन आज ये लोग कोर्ट में क्यों हैं, इसका जवाब दोस्तों आगे की कहानी में मिलेगा। अब जज पूछता है कि तुम्हारे बेटे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, जरा बताना। दोनों ही पेरेंट्स को पता नहीं है कि वो कब पैदा हुआ था। दरअसल इनके 8 बच्चे हैं, पर इन्हें अंदाजा ही नहीं है कि कौन कब पैदा हुआ। हाँ, ये सुनकर जज हंस पड़ता है। लड़के की लॉयर मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह दिखाकर कोर्ट में बताती है कि इस लड़के की उम्र मात्र 12 साल है। इतना ही नहीं, इसका कोई आईडी प्रूफ नहीं है और ना ही उसके भाइयों और बहनों की कोई आईडी प्रूफ है। ये तक साबित नहीं किया जा सकता कि ये लोग इस देश के नागरिक हैं। बताओ, इतनी बुरी तरह से पेरेंटिंग कर रहे हैं इसके माँ बाप। अब जज पूछता है कि बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें उस केस में 15 साल की सजा आखिर हुई क्यों है। वो भी कह देता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने एक बेदिमाग आदमी को चाकू मार दिया था इसलिए। यहाँ फ्लैशबैक में इस लड़के के बारे में दिखाते हैं। इस बच्चे का नाम है जैन। इसका पूरा परिवार यानी 8 बच्चे और उनके पेरेंट्स सभी एक छोटे 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं। जैन एक पर्ची लेकर मेडिकल शॉप में जाता है और कोई टैबलेट खरीदता है, फिर दूसरे मेडिकल शॉप में जाकर उसी पर्ची से टैबलेट्स खरीदता है। इस तरह कई मेडिकल शॉप में उसी पर्ची में लिखे टैबलेट्स खरीदकर अपनी माँ को देता है। वो टैबलेट्स का पाउडर बनाकर पानी में मिक्स करती है, फिर कुछ कपड़ों को उसमें भिगोकर सुखाती है। उन कपड़ों में जगह जगह टैबलेट्स का पाउडर चिपका होता है। फिर उन्हें एक बैग में पैक करके अपने छोटे बच्चे को हाथ में ले लेती है और सबसे बड़े बेटे जैन को साथ में लेकर जेल जाती है। वहां वो एक आदमी से मिलती है और बैग उसे सौंप देती है। लगता है उन टैबलेट्स में कोई नशीला पदार्थ है और उसे बेचने का इसने एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। फिर पैसे लेकर वो अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है। ये छोटा सा घर बच्चों से भरा पड़ा होता है, लेकिन तब भी ये कोने में पर्दा डालकर पति पत्नी फिर बिजी हो जाते हैं। बच्चों को सोने की जगह भी नहीं होती और लगता है वे एक के ऊपर एक सो रहे हैं। ऐसी हालत में पता नहीं ये लोग फैक्ट्री की तरह बच्चे क्यों निकाल रहे हैं। सुबह बच्चे जूस बनाकर सड़क पर बेचने लगते हैं। जैन देखता है कि उसकी बहन, जिसका नाम सहर है, उसकी ड्रेस में खून लगा हुआ है। जैन 12 साल का है, लेकिन वो समझ जाता है कि सहर बड़ी हो गई है और उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं। माँ बाप भले ही गैर जिम्मेदार हैं, लेकिन जैन को अपनी बहन की बहुत ही चिंता है। उनके पास सैनिटरी पैड खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। जैन अपनी बनियान उतारकर उसे थोड़ा साफ करके सहर को देता है कि इसे यूज कर लो, और हाँ, गलती से भी माँ बाप को मत बताना कि तुम बड़ी हो गई हो, वरना वे तुम्हें बेच डालेंगे। फिर जैन एक दुकान में जाता है जहां पर वो काम करता है। वहां से सैनिटरी पैड्स के 2 पैकेट्स चुराकर सहर को देता है और फिर से वार्न करता है कि इसे घर में कहीं छिपा कर रख लो और जरूरत पड़ने पर ही यूज करना। फिर दोनों सड़कों पर मजे से घूमते हैं, ना तो स्कूल जाते हैं ना ढंग से कुछ कर पाते हैं। ये बच्चे दुकानों में और सड़कों पर यूं ही काम करते हैं और घर का खर्चा चलाते हैं। अब क्योंकि जैन छोटा लड़का है तो कुछ लोग उसे बुली भी करते हैं, लेकिन सारी मुसीबतों को पार करके वो इस परिवार को अपने कंधे पर उठाए हुए है। एक दिन वो काम से घर लौटता है तो सहर को दुल्हन की तरह सजाकर बिठाया होता है। लगता है पेरेंट्स को उसके पीरियड्स शुरू होने का पता चल गया है और वे सहर की शादी असद नाम के एक आदमी से तय कर लेते हैं, और ये वही है जिसकी दुकान में जैन काम करता है।
जैन अपनी माँ से लड़ने लगता है कि वो बहुत छोटी है, उसकी शादी क्यों करवा रही हो? क्या तुमने असद से पैसे लेकर उसे बेच तो नहीं दिया? माँ भी कह देती है, हाँ मैंने उसे बेच डाला। आखिर इस छोटे से घर में इतने लोग नहीं रह सकते, कम से कम वो दूसरों के घर जाकर खुश तो रहेगी, इसलिए मैंने उसकी शादी तय कर दी। जैन को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सुबह जल्दी उठकर सहर के कपड़े वगैरह पैक करता है और उसके कान में धीरे से कहता है कि चुपचाप उठो, हम दोनों घर छोड़कर भाग कर जा रहे हैं। फिर जैन असद की दुकान में जाकर सैनिटरी पैड्स के कुछ पैकेट्स और कुछ नूडल्स पैकेट्स चुराकर घर आ जाता है। लेकिन किस्मत बहुत बुरी होती है उसकी। सहर को उसके पेरेंट्स घसीट कर असद के साथ शादी करवाने के लिए लेके जाते हैं। जैन बहुत लड़ता है और अपनी बहन को बचाने की कोशिश पूरी करता है, लेकिन उनका बाप सहर को उठाकर जबरदस्ती अपने स्कूटर पर बिठाकर लेके जाता है। जैन ने सहर को बचाने के लिए जो कोशिश की थी वो सब मिट्टी में मिल चुकी है। उसको तो इतना गुस्सा आता है कि माँ को गाली देकर घर से भाग जाता है कि आइंदा मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। और अब प्रेजेंट में जज बाप से पूछता है कि जब इस बच्चे में इतनी अक्ल है कि छोटी बच्ची की शादी नहीं करवानी चाहिए, तो तुम्हें ये लिहाज नहीं रहा क्या? पिता भी कहता है कि मेरे घर में इतने सारे बच्चों को रखने की जगह नहीं है और मैंने अपनी बेटी की भलाई के लिए ही उसकी शादी असद से करनी चाहिए। मैंने असद से पैसे नहीं लिए और ना ही अपनी बेटी को बेचा, मैं तो बस उसका भला चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। सहर के साथ क्या हुआ ये तो बाद में ही पता चलेगा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैन बस में चढ़कर किसी और जगह चला जाता है। वहां भी वो सड़कों पर भटकने लगता है। फिर चुराए हुए नूडल्स पैकेट्स खोलकर उन्हें कच्चा खाकर अपनी भूख मिटाता है। लेकिन जब नूडल्स भी खत्म हो जाते हैं तो वो एक होटल में जाकर नौकरी मांगता है, पर वो औरत कहती है, मैं खुद यहाँ पर कम सैलरी पर काम कर रही हूँ, तुम्हें नौकरी कहाँ से मिलेगी? लेकिन हाँ, वो जैन को एक वक्त का खाना जरूर देती है। फिर जैन उस एरिया की कई शॉप्स में जाकर काम मांगता है, पर काम नहीं मिलता। जैन बहुत ही भूखा होता है, लेकिन वो भीख नहीं मांगना चाहता। तभी एक आदमी उस पर तरस खाकर खाना खरीद कर देता है। जैन बहुत सोचने के बाद आखिरकार उसे खा ही लेता है। दूसरी ओर उस होटल के स्टाफ को दिखाते हैं जिसका नाम राहिल है। वो अपने बच्चे को एक सूटकेस में छुपाकर काम पे लेके जाती है और उसी तरह उसे घर भी लेके आती है। राहिल ने होटल के मालिक और अपने पड़ोसियों से ये बात छुपा कर रखी है कि उसका एक बच्चा भी है। अब जैन राहिल के पीछे जाने लगता है। राहिल भी जैन को घर में ले लेती है और कहती है कि मेरे बच्चे की देखभाल कर लेना और बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस घर में बच्चा है। दरअसल राहिल एक इलीगल इमिग्रेंट है जो फर्जी आईडी बनाकर यहाँ पर रह रही है और काम भी कर रही है। पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसलिए वो अपने बच्चे को छुपा कर पाल रही है। जब वो काम पे जाती है तो जैन उस बच्चे का बहुत अच्छा ख्याल रखता है, उसे दूध पिलाता है, उसके साथ खेलता है, उसका डायपर भी चेंज करता है, मतलब कि पूरे काम वही करता है। राहिल भी बहुत खुश होती है कि जैन के साथ उसका बच्चा बहुत ही खुश है। एक दिन छोटे बच्चे का बर्थडे होता है तो वे केक काटकर सेलिब्रेट भी करते हैं। और अब प्रेजेंट में राहिल को कोर्ट में बुलाकर पूछा जाता है कि इस लड़के का बिहेवियर कैसा था। वो बताती है ये बहुत ही अच्छा लड़का है, इसमें कोई बुरी आदत नहीं है। तब जज पूछता है कि अगर ये इतना अच्छा लड़का है तो इसने तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? इस पर राहिल कहती है कि जैन की गलती नहीं है, उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, ऊपर से वो आदमी बहुत ही बुरा है। अब दोस्तों ये किस आदमी के बारे में बात कर रही है और जैन ने इसके बच्चे के साथ क्या किया जिसके बारे में जज पूछ रहा है, इन बातों का खुलासा भी बाद में ही होगा। इस मूवी में ऐसी कई बातें हैं जो फिलहाल नहीं बताई गई हैं। फिर फ्लैशबैक में राहिल को दिखाते हैं जो एक सीडी डीवीडी वगैरह की दुकान में जाती है जिसके ओनर का नाम है एस्पेरो। उसने राहिल को फर्जी आईडी कार्ड बनाकर दिया था जो कि अब एक्सपायर होने जा रहा है। राहिल कहती है तुम मुझे नया आईडी कार्ड बनाकर दे दो प्लीज, पर एस्पेरो फर्जी आईडी बनाने के लिए $1000 मांगता है जो राहिल के पास होते नहीं। अब दुकान का ओनर कहता है कि मैं 500 में आईडी बनाकर देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं उसे किसी को अडॉप्शन के लिए देकर कुछ पैसे कमा लूंगा। लेकिन राहिल अपने बच्चे को कैसे दे सकती है, वो मना करके चले जाती है। राहिल ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा कर घर में एक जगह पे रखे होते हैं जिसे जैन देखता है। फिर पैसा जमा करने के लिए राहिल उन सारी जगहों पर जाकर उधार मांगती है जहां वो पहले काम किया करती थी, लेकिन कहीं भी पैसे नहीं मिलते। फिर वो अपने बच्चे के बाप से पैसे मांगने जाती है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन एक ओरिजिनल आईडी कार्ड है, तुम इसे रख लो और इस आईडी कार्ड की फोटो की तरह अपना हुलिया जरा बदल लो। फिर वो एक बुजुर्ग कपल से मिलती है जो खुद इलीगली यहाँ पर रह रहे हैं। तीनों इमिग्रेशन ऑफिस जाते हैं। कपल ने धनी लोगों की तरह ड्रेस किया होता है और वे कहते हैं कि ये लड़की हमारी दुकान में काम करने आई है। ऑफिसर बुजुर्ग से उसकी दुकान का फोन नंबर पूछता है तो उसे पता नहीं होता और वे यहाँ फंस जाते हैं। अब ऑफिसर उन्हें वार्न करता है कि आइंदा झूठे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए तो पुलिस को बुला दूंगा, समझे। तीनों जान बचाकर वहां से चले आते हैं। राहिल बहुत ही घबराई हुई है कि अगर उसे इलीगली यहाँ रहने के लिए अरेस्ट कर लिया गया तो उसके बच्चे का क्या होगा। फिर वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है जो कि इथोपिया में रहते हैं।
वो कहती है कि इस महीने में पैसे नहीं भेज पाऊंगी, अगले महीने जरूर भेजूंगी। यहाँ जैन राहिल का इंतजार कर रहा होता है लेकिन वो घर नहीं आती। 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं और अब घर में खाना भी नहीं होता। जैन राहिल के बच्चे को उठाकर उस होटल में लेके जाता है जहाँ राहिल काम करती थी, पर वहाँ बताते हैं कि वो तो 2 दिन से काम पर आई ही नहीं। फिर जैन बच्चे को लेकर एस्प्रो की सिटी शॉप में जाता है। एस्प्रो जैन और राहिल के बच्चे के लिए खाना वगैरह खरीद कर देता है और बहुत भले आदमी की तरह कहता है कि 2 दिन और वेट करो और अगर राहिल नहीं लौटी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जैन बच्चे के साथ फिर घर आ जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि राहिल के साथ क्या क्या हुआ था। दरअसल राहिल की तरह कई इलीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था। वहाँ की दूसरी लीगल इमिग्रेंट्स बताती हैं कि अगर इन्हें पता चला कि तुम्हारा बच्चा भी है तो वो उसे भी पकड़कर यहाँ ले आएंगे। यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक माँ हो। वो बहुत ही परेशान होती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए वो अपना दूध वेस्ट करती है ताकि किसी को ये पता ना चले कि वो माँ है। यहाँ जैन के पास पैसे भी नहीं होते तो वो उन पैसों को उठा लेता है जो राहिल ने जमा करके रखे हुए थे। उन पैसों से वो बच्चे के लिए दूध खरीद कर लेके आता है, लेकिन बच्चा दूध पीता ही नहीं और रोता रहता है। फिर जैन फ्रिज खोलकर देखता है तो उसमें सिर्फ आइस क्यूब्स होते हैं। जैन उन्हें निकालकर उन पर शक्कर लगाकर बच्चे को देता है। वो बड़े मजे से मीठा आइस क्यूब खाने भी लगता है और उसकी भूख भी जरा कम हो जाती है। फिर बच्चे को लेकर वो जगह जगह घूमता है और जो मिला उसे ही खा लेता है और बच्चे को भी खिलाता है। फिर घर के बर्तन वगैरह से वो बच्चे के लिए एक गाड़ी बनाता है और उस पर उसे बिठाकर लेके जाता है। लोग रास्ते में तमाशा देखते हैं लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता क्योंकि इस एरिया में ज्यादातर लोगों का यही हाल है। फिर वो एक कैंप में जाता है जहां होमलेस लोगों की मदद की जाती है। जैन कहता है कि मुझे सिर्फ इस बच्चे के लिए दूध चाहिए। वे उसे दूध का पाउडर देते हैं। पाउडर 2-3 दिन तो चल जाता है लेकिन उसके बाद जैन घर में रखा हुआ हीटर बेचकर पैसे कमाने की सोचता है ताकि और 2-3 दिन के लिए बच्चे का दूध का इंतजाम हो पाए। इस हाल में भी दोस्तों उसे बच्चे को छोड़ने का दिल नहीं किया, इतनी जिम्मेदारी से काम कर रहा था। यहाँ पर एक और बात समझनी जरूरी है कि जैन खुद एक बच्चा है जिसका किसी और को ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन वो एक बड़े आदमी की तरह इस बच्चे की जिम्मेदारी उठा रहा है। दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। अब जैन एस्प्रो के पास जाता है। वो कहता है कि अब इसकी माँ नहीं आएगी, तुम बच्चा मुझे दे दो क्योंकि तुम इसका ख्याल नहीं रख पाओगे, अभी तुम बच्चे हो। देखो देखो तुम कितने गंदे दिख रहे हो, मैं तुम दोनों के नहाने का इंतजाम भी करा दूंगा और फिर इस बच्चे को एक अच्छी फैमिली को सौंप कर तुम्हारे लिए भी कुछ जरूर करूंगा बेटा। पर जैन नहीं मानता और कहता है कि हम पास की कार वॉशिंग में जाकर नहा लेंगे, समझे। वो बच्चे को लेकर कार वॉश वाले एक गैरेज में जाता है। उन्हें बताता है कि प्लीज हमें यहाँ पर नहाने की परमिशन दे दीजिए। इस पर वहाँ के लोग खुद ही बच्चे को नहला देते हैं। अब जैन को कुछ ना कुछ करके अपने और इस बच्चे की भूख मिटानी होगी, लेकिन उसे कोई नौकरी देने वाला तो है नहीं। तभी वो अपनी पॉकेट से उस टेबलेट की पर्ची निकालता है जिसका उसकी माँ पाउडर बनाकर नशीला पानी तैयार करती थी। वो मेडिकल्स में जाकर वही टेबलेट खरीदता है और उनका पाउडर बनाकर पानी में मिक्स करके उसे जूस की तरह बेचने लगता है। पहले तो बिक्री नहीं होती, लेकिन जब लोगों को नशा चढ़ने लगता है तो कई लोग उसे खरीदते हैं और इस तरह उसकी कामयाबी शुरू हो जाती है। उन पैसों से दोनों का गुजारा होने लगता है, लेकिन ये काम 2 दिन भी नहीं चलता। कुछ आदमी उसका नशीला पानी पीकर उसे ही मारकर भगा देते हैं। अब ये काम भी हाथ से गया। एक दिन वो घर आता है तो इस छोटे से शेड के मालिक ने उसकी सारी चीजें बाहर फेंक दी होती हैं और शेड को लॉक भी कर दिया होता है क्योंकि जैन ने भाड़ा नहीं दिया। अब जैन ने कुछ पैसे जमा कर घर में रखे होते हैं जिन्हें लेने के लिए वो ताला भी तोड़ता है, लेकिन आसपास के लोग उसको डांट कर भगा देते हैं कि ये क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। इस तरह बेचारे के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और जैन बच्चे को लेकर सड़क पर आ जाता है। क्या करता बेचारा। वो बेचारा रियलाइज करता है कि अब वो इस बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएगा। बहुत परेशान होता है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता पाकर वो बच्चे को एक दुकान के आगे छोड़कर चला ही जाता है। पर बच्चा उसके पीछे पीछे आता है। जैन फिर उसे वहीं बैठा कर जाता है, लेकिन वो बच्चा फिर उसके पीछे जाता है। तीसरी बार वो बच्चे को बिठाकर तेज भागता है, लेकिन फिर चुपके से देखता है कि बच्चा चुप बैठा हुआ है या उसे ढूंढ रहा है। जैन बच्चा ही सही, लेकिन इतना मैच्योर जरूर है और उसका इस बच्चे को अकेले छोड़ने का मन नहीं करता, हालांकि उसकी खुद की हालत इतनी खराब है। पर इस बार बच्चा जैन के पीछे नहीं बल्कि सड़क की ओर भागने लगता है। जैन घबरा कर भागा चला आता है और बच्चे के पैर को दुकान के स्टैंड से बांध देता है ताकि वो सड़क की ओर ना भागे और ना ही जैन के पीछे आए। कम से कम कोई तो उस पर तरस खाकर उसे अपने साथ लेके जाएगा। ये सोचकर वो दूर जाकर बैठ जाता है, पर फिर भी इस मासूम लड़के का दिल नहीं मानता और वो बच्चे को उठाकर प्यार करने लगता है। फिर वो एस्प्रो के पास जाकर कहता है कि जैसा आपने पहले कहा था, आप इस बच्चे को एक अच्छे परिवार को दे दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस ये बच्चा सही सलामत रहे यही काफी है। एस्प्रो को और क्या चाहिए था, वो मान जाता है। फिर जैन को हेयर कट करने के लिए पैसे भी देता है और पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। जैन कहता है कि मैं स्वीडन जाना चाहता हूँ। एस्प्रो कहता है कि मैं तुम्हें रिफ्यूजी के तौर पर वहां भेज सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे तुम्हारा कोई ID प्रूफ चाहिए जिससे पता चल जाए कि तुम इस देश के हो।
यानी लेबानन के नागरिक हो। अब जैन अपना आईडी प्रूफ लेने के लिए अपने शहर जाता है और अपने पेरेंट्स के घर जाकर कुछ पेपर्स को चेक करता है। कहीं भी किसी कागज पर उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ हो तो काम चल जाएगा, लेकिन घर पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। इतने दिन बाद बेटे को देखकर उसकी माँ बहुत रोती है, लेकिन बाप कहता है तुम यहाँ क्यों आए। जैन भी कहता है कि मुझे यहाँ आने का शौक नहीं है, मुझे कोई ऐसा कागज चाहिए जिस पर मेरी फोटो, मेरा नाम या मेरी डेट ऑफ बर्थ हो। उसका बाप घर पर पड़े सारे कागज लाकर उसके सामने फेंकता है। दरअसल इस आदमी के 8 बच्चों में से एक का भी ना तो आईडी कार्ड होता है और ना ही कोई बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ। वो कुछ न्यूज़पेपर कटिंग उठा कर देता है जिसमें जैन की फोटो है। दरअसल छोटी मोटी चोरियों के लिए जैन को पुलिस ने पकड़ा था और तभी उसकी फोटो न्यूज़पेपर में आई थी। बाप भी कहता है कि ये ले, ये है तेरा आईडी प्रूफ। ये कहकर वो जैन को बहुत मारता है और ये भी कहता है कि तेरी प्यारी बहन अब मर गई है। वो बताता है कि जैन की 11 साल की बहन सहर, जिसकी इन लोगों ने जबरदस्ती शादी करवा दी थी, वो प्रेग्नेंट हुई और उसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो मर गई। ये सब जानकर जैन से सहा नहीं जाता, वो बहुत रोता है। फिर वो घर से एक चाकू उठाकर असद को खत्म करने जाता है जिसने सहर से जबरदस्ती शादी की थी। जैन का बाप उसके पीछे भागता है और चिल्लाता है रुक जा। उसके बाद का सीन नहीं दिखाते, लेकिन हम गैस कर सकते हैं कि जैन ने असद को चाकू से मारा जरूर होगा। दरअसल जैन ने असद की कमर में चाकू घुसा दिया था और इसका आई विटनेस था जैन का बाप। उसने स्टेटमेंट दिया कि जैन ने असद को मारने की कोशिश की और इसी केस में जैन को 15 साल की जेल की सजा हुई। जैन को जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ जैन की तरह और भी कई बच्चे हैं जो उसी तरह बुरे माहौल में पलने की वजह से गलतियां करके जेल में आए हैं। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं असद कोर्ट में आया हुआ है। कमर में चाकू घुसने से वो ठीक से चल नहीं पाता और व्हील चेयर में बैठ कर आता है। जज पूछता है कि क्या तुम जानते नहीं थे कि तुमने जिस लड़की से शादी की वो महज 11 साल की बच्ची थी। वो भी कहता है कि जानता था तो क्या तुम्हें ये गलत नहीं लगा। वो कहता है नहीं, मेरी नानी की शादी भी 11 साल की उम्र में हुई थी और एक बच्चा भी हुआ, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। मेरी 11 साल की पत्नी कमजोर थी इसलिए प्रेगनेंसी में उसकी मौत हो गई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे एरिया में कई लड़कियों की शादी इसी उम्र में होती है, उन्हें तो कुछ नहीं होता। अब जज का सर चकराने लगता है कि इस आदमी के सर में भेजा कहाँ से घुसाऊं। वो पूछता है कि शादी के कितने महीनों के बाद तुमने उस बच्ची के साथ संबंध रखे। असद कहता है कि 2-3 महीने के बाद। पर दोस्तों असल में वो झूठ बोल रहा था। शादी के तुरंत बाद उसने सहर के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। पर 11 साल की बच्ची का शरीर प्रेगनेंसी को कैसे सह पाता। 5 महीने की प्रेगनेंसी में सहर को लेबर पेन हुआ और वो मासूम मर गई। और इस तरह पता चलता है कि जैन ने असद का कत्ल करने की कोशिश क्यों की और उसे 15 साल की सजा क्यों हुई। यहाँ सवाल ये उठता है कि फिलहाल क्या केस चल रहा है या जिस लड़की के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे उसे लॉयर कैसे मिली। ये सब दोस्तों आगे बताया जाएगा। असद को चाकू मारने के जुर्म में जैन को जेल भेजा जाता है। वहाँ कभी कभी न्यूज कवरेज के लिए लोग आते जाते रहते हैं और जैन उन्हें देखता रहता है। फिर वो राहेल से मिलता है जो उसी जेल में है। राहेल रोने लगती है कि अब तुम भी मेरे बच्चे के साथ नहीं हो, न जाने उसका क्या हुआ होगा। तभी जेल का वार्डन जैन से पूछताछ करके पता लगा लेता है कि जैन ने राहेल के बेटे को एस्प्रो के पास छोड़ा था। मतलब जेल के वार्डन को पता चल गया है। हालांकि राहेल नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे के बारे में किसी को कुछ भी पता चले। यहाँ होता है सीन कट और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैन जेल में अपनी सजा काट रहा है। इस वक्त जैन के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि 15 साल की सजा काट कर मैं बाहर जाकर क्या क्या करूंगा। वो एक बच्चे की तरह सोच रहा होता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो होता है वो जैन को अपने पेरेंट्स पर केस करने पे बिल्कुल मजबूर कर देता है। जेल में एक दिन जैन की माँ उससे मिलने आती है और बड़े प्यार से बात करती है, पर जैन को उसके नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि बेटा तुम परेशान मत होना कि तुम्हारी बहन जिंदा नहीं है, उसकी किस्मत ही ऐसी थी, लेकिन अब तुम्हारी एक और छोटी बहन आने वाली है, मैं प्रेग्नेंट हूँ बेटा। बस ये सुनकर जैन गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपनी माँ को गाली देने लगता है और कहता है तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है, तुम इंसान नहीं कुछ और ही हो। ये कहकर वो चला जाता है। उस रात टीवी पर एक लाइव शो चलता है जिसमें कोई भी फोन करके अपने बारे में या अपने देश की हालत के बारे में कुछ भी कह सकता है। जैन जेल के फोन से उस शो को कॉल करता है और चिल्लाता है कि जब खाने को दाना नहीं है, पैसे नहीं है, काम नहीं है, ना अच्छा घर है, ना बच्चों को स्कूल भेजने की औकात है, तो तुम बड़े लोग बच्चे पैदा करते ही क्यों हो। आवाज को सुनकर जेल के सारे मेट्स जान जाते हैं कि जैन बोल रहा है। वे सब टीवी पर उस शो को देखने लगते हैं और उसी रात जैन उन सब की नजरों में हीरो बन जाता है क्योंकि उसने इतना अहम सवाल जो उठाया है। सभी फिर उसे अपने अपने तरीके से बताते हैं कि भाई तूने हम सब की तरफ से समाज पे और अपने पेरेंट्स पे ये सवाल उठाया है। वे सभी उसे सपोर्ट करते हैं। तब टीवी शो वाले पूछते हैं कि हम तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, तुम बस ये बताओ कि हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। जैन कहता है कि मैं अपने दोनों पेरेंट्स पर केस करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे पैदा ही क्यों किया। अब उसका ये इंपॉर्टेंट सवाल मीडिया में बिल्कुल वायरल हो जाता है और कई चैनल्स पर इस बारे में डिबेट हो जाती है और फिर आग की तरह फैल रहे इस अहम मुद्दे का लीगल सोल्यूशन निकालने में जैन की मदद करती है एक लॉयर। वो जैन से बात करती है,
तो जैन अपनी दो अहम प्रॉब्लम्स का जिक्र करता है। एक तो ये कि जैन इसी देश में पैदा हुआ है, लेकिन उसके पास इस बात का कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई आईडी नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जैन को उसके पेरेंट्स ने पैदा किया, जबकि उसे बड़ा करने, उसकी देखभाल करने के लिए उनके पास कोई जरिया ही नहीं था। ना अच्छा काम, न रहने के लिए घर, ना उसे स्कूल भेजने की जिम्मेदारी, कुछ भी नहीं। ये पेरेंट्स की गैर जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि इतना बड़ा क्राइम है जिससे जैन को ढंग की जिंदगी नहीं मिल पाई, जिसे वो डिजर्व करता था। इसी जुर्म के लिए वो अपने पेरेंट्स पर अब केस करना चाहता है। और ये उस अकेले की समस्या नहीं है, बल्कि ऐसे माहौल में रहने वाले हर बच्चे की प्रॉब्लम ये है, और इसीलिए लॉयर उसका केस लेने के लिए तैयार हो जाती है। और दोस्तों, यही केस मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब प्रेजेंट में कोर्ट को दिखाते हैं जहां ये केस चल रहा है। बाहर न्यूज मीडिया और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि इस केस में क्या फैसला होगा और क्या जैन को न्याय मिलेगा। इस केस की पूरी डिटेल्स जानने के बाद जज को एहसास होता है कि ये बच्चा ऐसी सिचुएशन से गुजरा है जिससे उसका बचपन ही नहीं, उसकी जिंदगी के आने वाले कई साल दर्दनाक होंगे। सब कुछ सुनने के बाद जज आखिर में जैन से सिर्फ एक सवाल करता है कि बेटा, अब मैं फैसला सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नजरिए में वो क्या न्याय है जो तुम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हो? जैन कहता है, मेरे पेरेंट्स के 8 बच्चे हैं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वे बच्चे पैदा करना बंद कर दें, बस। जज पेरेंट्स को देखता है और जैन से कहता है कि बेटा, वो दोनों लगभग 50 के हो चुके हैं और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे होंगे। जैन कहता है कि आपका अनुमान गलत है, मेरी माँ इस वक्त प्रेग्नेंट है और उसके पेट में एक लड़की भी है। उस बच्ची को इस दुनिया में लाकर उसकी जिंदगी खराब करने का इन दोनों को कोई हक नहीं है। हालांकि ये लोग पहले से 8 बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो बच्ची पैदा ही ना हो, मुझे बस यही चाहिए। अब अपने बेटे के मुंह से ये सुनकर दोनों पेरेंट्स अंदर से एकदम बिखर जाते हैं। यहाँ ये केस होता है खत्म और इस केस के सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स को कई हजारों केस फाइल्स के बीच रख दिया जाता है। केस फाइल पर जैन का नाम और केस नंबर लिख दिया जाता है। उसे फोकस करके यहाँ होता है सीन कट। जैन के स्टेटमेंट्स के आधार पर पुलिस जान जाती है कि राहिल के बच्चे को जैन ने एस्परो के हाथ सौंपा था। वे एस्परो की तलाशी में निकलते हैं। वे देखते हैं कि एस्परो ने एक बच्चे को नहीं, बल्कि ऐसे कई बच्चों को एक पुरानी फैक्ट्री में बंद करके रखा होता है जहाँ हवा भी नहीं जाती। पुलिस उन सब बच्चों को रेस्क्यू करती है। फिर राहिल के बेटे को उसकी माँ से मिलवाया जाता है। राहिल उसे गले से लगा लेती है और बहुत ही खुश होती है कि वो सेफ है। फिर जेल में जैन की फोटोज खींची जाती है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, हर एंगल से फोटो खींची जाती है। इसके बाद तो आपको पता ही होगा क्या होने वाला है। जैन के हाथ में एक स्लेट दिया जाएगा जिसमें उसका कैदी नंबर होगा, है ना दोस्तों? लेकिन नहीं, यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट कर रहा है। फोटोग्राफर कहता है कि बेटा, तुमने केस किया था कि तुम्हारे पास आईडी कार्ड नहीं है, ये आईडी कार्ड का फोटो है, थोड़ा स्माइल तो कर लो बेटा। कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर किया है कि तुम्हें आईडी कार्ड इशू करे। इस पर जैन पहली बार एक खूबसूरत स्माइल देता है और इसी फ्रेम के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि जज ने आखिर में फैसला क्या सुनाया। अब देखिए, वो ना तो उस बच्ची को गिरा सकते थे क्योंकि वो भी लीगल होगा, और ना ही वो किसी को बच्चे पैदा करने से रोक सकती है, इसलिए उन्होंने बच्चे को उसका आईडी कार्ड देना ही सही समझा, यानी कि उसकी पहचान। बाकी आपको मूवी को देखकर क्या लगता है, अपनी थ्योरीज कमेंट्स में बताइएगा और हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।